कहानी का नाम रिडलर का साम्राज्य। एक अकेला यात्री रोहन धुंध से ढकी एक रहस्यमयी घाटी में भटक गया, जहां किसी नक्शे ने कभी उसका नाम दर्ज करने की हिम्मत नहीं की थी। उसके ऊपर का आकाश एक अनंत धूसर विस्तार था और हवा में एक अस्वाभाविक निस्तब्धता भरी थी, जो हर ध्वनि को निगल रही थी। संकरी पगडंडी के दोनों ओर विशाल पीपल के पेड़ खड़े थे। उनकी मरोड़ खाई हुई शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ धुंध और घनी होती गई, उसके पैरों के चारों ओर लिपटती हुई, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। और तभी उस घुमड़ती धुंध के पार उसने उसे देखा। इस वीरान भूमि के केंद्र में एक हवेली खड़ी थी, एक झर्जर हवेली जिसे समय ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। यह उसके सामने एक भुतहा साए की तरह खड़ी थी, एक भव्य राजपूताना शैली की वास्तुकला जो अब केवल अपने अतीत की छाया मात्र थी। लताओं ने उसकी फटी हुई बलुआ पत्थर की दीवारों को जकड़ रखा था और टूटे हुए रंगीन कांच की खिड़कियां किसी मृत शरीर की खोखली आंखों की तरह टकटकी लगाए देख रही थीं। हवा में भीगी हुई मिट्टी, पुरानी लकड़ी और भूले बिसरे रहस्यों की गंध फैली थी। रोहन की रीढ़ में एक ठंडा सिहरन दौड़ गई, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हवेली की सीढ़ियों पर कदम रखा, प्राचीन लकड़ी उसकी छाप तले कराह उठी। विशाल दरवाजे अध खुले थे, उनके बीच अंधेरे की एक पतली रेखा दिख रही थी। बिना सोचे समझे उसने भारी सागौन की लकड़ी पर हाथ रखा और धक्का दिया। दरवाजे चरमराते हुए खुले और उसी क्षण, जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोरदार धमाके के साथ बंद कर दिया। रोहन झटके से मुड़ा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे अब सील हो चुके थे, उनकी लोहे की कुंडियां खुद ब खुद कसने और मरोड़ने लगीं, मानो हवेली ने उसे अपने भीतर निगल लिया हो। स्वागत है, यात्री, एक गहरी आवाज अंधकार में गूंजी। रोहन धीरे धीरे पलटा। अंधेरे के बीच से एक लंबी छाया प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, उसके हाव भाव सहज लेकिन भयावह। उसने एक लंबा काला अंगरखा पहना था और उसका चेहरा एक मुखौटे से ढका था, जिससे केवल उसकी पैनी, ठंडी और गहरी आंखें दिखाई दे रही थीं, गूढ़, सतर्क और रहस्यों से भरी। मैं विद्रोह हूं, उस आकृति ने घोषणा की। उसकी आवाज में एक अलौकिक भार था। और तुम मेरे मेहमान हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हल्की रोशनी में झिलमिलाते तेल के दियों ने भव्य कक्ष को उजागर किया, जहां सदियों पुराने अवशेष दीवारों पर सजाए गए थे। मुरझाए हुए ताड़पत्र, रेशम में बंधी पांडुलिपियां, लाल और सोने से जड़े राजसी पात्र और अतीत के भुला दिए गए राजा रानियों के चित्र, जिनकी आंखें जहां भी जाता उसका पीछा करती प्रतीत होती थीं। हवा में चंदन की धूप और धूल की मिलीजुली महक फैली थी। विद्रोह ने कक्ष के केंद्र में रखी एक पुरानी जर्जर कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो, उसने आदेश दिया। रोहन झिझका, लेकिन फिर आदेश का पालन किया। ठंडी लकड़ी उसकी पीठ में चुभने लगी। विद्रोह उसके सामने खड़ा था, उसकी परछाई हवेली के फर्श पर लंबी होती जा रही थी। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। प्रत्येक के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। रोहन ने सूखे गले से निगल लिया। सही उत्तर दोगे, विद्रोह ने आगे कहा, तो तुम्हें इनाम मिलेगा। वह रुका, उसकी आवाज हवा में फांसी के फंदे की तरह लटक रही थी। गलत उत्तर, और तुम इस जगह से कभी जीवित नहीं जा पाओगे। रोहन की मुट्ठियां कस गईं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। खेल शुरू हो चुका था। विद्रोह ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, उसकी आंखें रहस्यमयी चमक से भर गईं। तो क्या हम शुरू करें? द फर्स्ट स्टोरी, द साइलेंट विलेज। विद्रोह की आवाज मखमली थी, मगर उसमें एक ठंडी धार थी। टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी दीवारों पर डरावनी छायाएं बना रही थी, और रोहन ने महसूस किया कि कहानी का भार उस पर एक अदृश्य शक्ति की तरह दबाव बना रहा है। किसी समय की बात है, एक घाटी के बीचों बीच एक गांव बसा था, जिसे समय की पकड़ ने कभी नहीं छुआ था। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। पत्थर से बनी गलियां, छोटी छोटी मिट्टी की झोपड़ियां और बगीचे जो एक अनंत सुनहरे सूर्यास्त की छाया में फलते फूलते थे। वहां की हवा लैवेंडर और गीली मिट्टी की सुगंध से भरी हुई थी, और गांव से बहती नदी चांदी की तरह चमकती थी, मानो वह सदा गोधूली में डूबी हो। विद्रोह ने अपनी नकाबपोश आंखें रोहन पर टिकाईं। मगर इस गांव में एक अजीब बात थी।
यहाँ कोई भी नहीं बोलता था। माएँ अपने बच्चों को आवाज नहीं देती थीं। दुकानदार अपनी चीजें बेचने के लिए नहीं पुकारते थे। प्रेमी रात की चांदनी में प्रेम के मीठे बोल नहीं बोलते थे। फिर भी इस गहरे मौन के बावजूद गांव के लोग अद्भुत तालमेल में रहते थे। वे ऐसे चलते फिरते, मानो बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे को पूरी तरह समझते हों, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बांध कर रखे हुए थी। एक दिन एक थका मांदा यात्री गांव में पहुंचा। वह आराम और संगति की तलाश में था। उसने गांव वालों का अभिवादन किया, मगर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने भोजन, पानी और आश्रय मांगा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। हताश और बेचैन होकर वह गांव की गलियों में भटकता रहा। उसकी व्याकुलता हर बीतते क्षण के साथ बढ़ती जा रही थी। फिर जब संध्या रात में बदलने लगी, उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जब उसने उस रास्ते की ओर देखा जिससे वह आया था, वह रास्ता अब वहां नहीं था। हर पगडंडी, हर सड़क, हर मार्ग जो गांव से बाहर जाता था, वह घने जंगल में बदल चुका था, उसी रहस्यमयी चुप्पी में समाया हुआ। डर ने उसे जकड़ लिया। वह गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक भागा, बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। उसने पुकारा, चीखा, प्रार्थना की कि कोई उसे बताए कि यह सब क्या हो रहा है, मगर किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। गांव के सभी लोग स्थिर खड़े थे। हर एक ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमा लिया था। उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें खाली, लेकिन फिर भी उनमें कुछ जागृत था। विद्रोह आगे झुका। उसकी आवाज अब केवल एक फुसफुसाहट थी। सच्चाई धीरे धीरे यात्री के मन में घर करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह भी अब उन्हीं में से एक बनने वाला था। कमरा घने सन्नाटे में डूब गया। मोमबत्तियां बुझने को थीं। उनकी मध्यम रोशनी भूतियां आकृतियों की तरह दीवारों पर नाच रही थीं। विद्रोह ने एक लंबा विराम लिया, फिर धीरे से कहा, और इस तरह वह यात्री भी हमेशा के लिए उस मौन में कैद हो गया। अब सवाल। विद्रोह ने अपने नकाबपोश चेहरे को रोहन के करीब लाते हुए फुसफुसाया, अब बताओ, उस गांव में कोई क्यों नहीं बोलता था? रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहानी को अपने मन में दोहराया, छिपे हुए संकेतों की तलाश करने लगा। वह उत्तर जो उसे बचा सकता था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, उसके सीने पर बोझ की तरह दबाव बना रही थी। उसे पता था कि अगर उसका उत्तर गलत हुआ तो अंजाम भयानक होगा, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे जवाब देना ही था। रोहन ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं थी, ये एक पहेली थी। उसे छिपी हुई सच्चाई को खोजना था। और तभी उसे एहसास हुआ। उसने विद्रोह की आंखों में सीधे देखा और सावधानी से लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, गांव में कोई नहीं बोलता था क्योंकि वे सब मर चुके थे। विद्रोह कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा। घुटन भरी खामोशी चारों ओर फैल गई, समय जैसे ठहर गया हो। फिर धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। टेबल पर एक सुनहरी चाबी प्रकट हुई जो टिमटिमाते दियों की रोशनी में चमक रही थी। उसकी आभा विद्रोह की ठंडी, रहस्यमयी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। बहुत बढ़िया, विद्रोह ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी प्रशंसा और एक रहस्यमयी मुस्कान झलक रही थी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि अभी उसे चैन नहीं मिल सकता। हवेली की हवा अब भी भारी थी। उसमें अनदेखी शक्तियों का कंपन महसूस हो रहा था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। विद्रोह धीरे से पीछे अंधेरे में समा गया। उसका अस्तित्व दियों की टिमटिमाती रोशनी में और भी रहस्यमयी लगने लगा। अब वह फुसफुसाया। उसकी आवाज गूंजती हुई पूरे विशाल कक्ष में फैल गई। क्या तुम अगली कहानी के लिए तैयार हो? द सेकेंड स्टोरी, द मिरर्स कर्स। विद्रोह की उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं। उनकी लयबद्ध ध्वनि कमरे में गूंज रही थी, जैसे किसी घड़ी की टिक टिक। सुनहरी चाबी उनके बीच चमक रही थी, लेकिन रोहन ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। अभी नहीं। विद्रोह आगे झुका। उसकी मुखौटा ढकी आंखें दिए कि मध्यम रोशनी में रहस्यमयी लग रही थी। तुम पहली कहानी से बच निकले हो, लेकिन रात अभी लंबी है और लक हमेशा इतनी दयालु नहीं होती, उसने धीमे मगर भारी स्वर में कहा। रोहन ने घुटक कर गले का सूखापन दूर करने की कोशिश की। ध्यान से सुनो। विद्रोह की आवाज और भी गहरी हो गई। उसमें ठंडक घुल गई थी। और कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है।
एक युवा महिला मीरा को अपनी दिवंगत दादी से एक प्राचीन हवेली विरासत में मिली। यह एक भूले बिसरे गांव के किनारे स्थित थी, जहां हवा में हमेशा फुसफुसाहटें गूंजती थीं और पेड़ कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होते थे, चाहे हवा रुकी ही क्यों ना हो। इस हवेली को श्रापित माना जाता था, लेकिन मीरा किसी अनदेखी शक्ति से इसकी ओर खींची चली गई। यह अपने ही ढंग से खूबसूरत थी। बारीक नक्काशीदार लकड़ी के खंभे, सूखे हुए फव्वारों से भरे विशाल आंगन और अंतहीन लगने वाले लंबे गलियारे। लेकिन मीरा को सबसे अधिक मोहित करने वाली चीज थी हवेली के केंद्रीय कक्ष में रखा एक भव्य शीशा। वह किसी आम दर्पण जैसा नहीं था। चमकदार चांदी की नक्काशीदार फ्रेम में जड़ा हुआ एक विशाल दर्पण, जिसकी सतह इतनी चमकदार थी कि वह अस्वाभाविक स्पष्टता के साथ सब कुछ प्रतिबिंबित करता था। गांव वालों ने मीरा को चेतावनी दी कि उसे कभी भी रात में इस दर्पण में नहीं देखना चाहिए, लेकिन वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी। फिर एक भयावह शाम आई। पूजा के दियों की लौ मंद मंद टिमटिमा रही थी और रात की चुप्पी हवेली पर गहरा साया डाल रही थी। मीरा उस दर्पण के सामने खड़ी थी, अपनी लंबी काली जुल्फें संवार रही थीं। तेल के दिए की रोशनी कमरे में सुनहरी आभा बिखेर रही थी, जिससे दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। तभी कुछ अजीब हुआ। विद्रोह की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, जिसे रोहन को और भी ध्यान से सुनना पड़ा। मीरा ने महसूस किया कि उसका प्रतिबिंब सही तरीके से नहीं चल रहा था। शुरुआत में यह बहुत हल्का सा बदलाव था, एक क्षणिक झिझक, उसके हरकतों की दर्पण में हल्की देर से नकल। लेकिन फिर जब उसने ध्यान से देखा, उसके प्रतिबिंब ने उसे मुस्कुराकर देखा। लेकिन मीरा ने मुस्कुराया ही नहीं था। रोहन की सांस अटक गई। वह घबराकर पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दर्पण में जो चेहरा था, वह अब उसका नहीं था। प्रतिबिंब का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें अंधेरे गहराइयों में बदल गईं और उसका मुंह एक अस्वाभाविक चौड़ी मुस्कान में फैल गया। और फिर विद्रोह ने अपनी उंगलियां चटखाईं। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। हवेली में एक घुटन भरी चुप्पी छा गई। विद्रोह ने शब्दों को हवा में लटकने दिया, फिर आगे बढ़ा। सेवकों ने कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनी और तुरंत दौड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, मीरा गायब थी। भव्य दर्पण फर्श पर टूटा पड़ा था। उसके टुकड़ों में केवल गहरा अंधकार झलक रहा था। मीरा फिर कभी नहीं देखी गई। विद्रोह आगे झुका। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि रोहन से टकराई। लेकिन लोग कहते हैं कि जब हवेली के गलियारों में हवा भयानक तरीके से गूंजती है और यदि कोई धैर्य से टूटे हुए कांच के टुकड़ों को जोड़कर देखे, एक लंबा मौन, तो वह अब भी उन्हें मुस्कुराकर देखती हुई मिलती है। विद्रोह ने अंतिम शब्दों को गूंजने दिया, फिर अगली चुनौती सामने रखी। अब बताओ रोहन, मीरा के साथ वास्तव में क्या हुआ? आसपास की हवा और भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भरी हो। रोहन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी। यह एक पहेली थी, एक परीक्षा। उसके पास केवल एक ही मौका था। अगर उसने गलत जवाब दिया तो कीमत बहुत भारी हो सकती थी। लेकिन अगर वह सही उत्तर देता, टेबल पर रखी सुनहरी चाबी दिए की झिलमिलाती रोशनी में चमक रही थी, जैसे उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। रोहन ने गहरी सांस ली और फिर उसने जवाब दो। अगर रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसके अंदर की हर भावना कह रही थी कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक परीक्षा थी और गलत जवाब देने का अंजाम ऐसा होगा जिसके लिए वह तैयार नहीं था। उसने कहानी के हर विवरण को दोबारा सोचा। हवेली, आईना, वह प्रतिबिंब जो सही तरीके से नहीं हिल रहा था। फिर वह डरावनी मुस्कान, टूटा हुआ शीशा, मीरा का अचानक गायब हो जाना। और फिर उसे समझ आ गया। रोहन की नजरें विद्रोह से मिलीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी मुट्ठियां मेज के नीचे भींची हुई थीं। मीरा को आईना नहीं ले गया, उसने धीरे धीरे कहा। वह आईने में कैद हो गई। विद्रोह चुप रहा। रोहन ने आगे कहा। उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। यह कोई साधारण आईना नहीं था। यह एक कैद खाना था, एक श्रापित वस्तु जो आत्माओं को चुरा लेती थी। जब मीरा ने उसमें देखा, उसका प्रतिबिंब देरी से नहीं हिला, बल्कि वह विरोध कर रहा था, किसी अनजान ताकत से लड़ रहा था। और जब वह झुकी, जब वह बहुत करीब चली गई, आईने ने उन्हें बदल दिया। विद्रोह अब भी चुप था, लेकिन हवेली की हवा में एक अजीब सा तनाव था,
जैसे तूफान आने से पहले की शांति। जिस वजह से किसी ने मीरा को फिर कभी नहीं देखा, रोहन ने निष्कर्ष निकाला, वह यह थी कि वह गई नहीं थी। वह बस शीशे के दूसरी तरफ थी, बाहर देख रही थी, सबको देख रही थी। एक लंबी भारी चुप्पी छा गई। फिर विद्रोह हल्के से हंसा। न वह हंसी दयालु थी, न ही क्रूर, बस एक शुद्ध मनोरंजन की झलक। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। टेबल पर दूसरी सुनहरी चाबी प्रकट हुई, दियों की बुझती रोशनी में चमकती हुई। तुम बहुत कुछ देखते हो रोहन, विद्रोह ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन क्या तुम इतना देख सकते हो कि आखिरी परीक्षा से भी बच सको? रोहन ने निगल लिया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, जबकि कमरा अब भी गर्म था। विद्रोह धीरे धीरे अंधेरे में पीछे हट गया। तो फिर उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराई, क्या हम आखिरी कहानी शुरू करें? रोहन रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां टेबल के किनारे पर कस गईं। उसकी नजरें सुनहरी चाबी पर टिकी थीं, लेकिन वह जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। विद्रोह की आवाज धीमी और गूंजती हुई थी। तो रोहन, क्या तुम आखिरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? कुछ पल के लिए केवल दियों की टिमटिमाती रोशनी और हवेली की गहरी खामोशी थी। फिर रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। विद्रोह के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा गहरा हो गया। उसने उंगलियों से टेबल पर एक धीमी ताल बजाई, एक लय जो समय की टिक टिक जैसी लग रही थी। तो कहानी शुरू होती है। द थर्ड स्टोरी, द हाउस दैट रिमेंबर्स। विद्रोह की उंगलियां मेज पर आलसी लय में चल रही थीं। दियों की मध्यम लौ उनके बीच कांप रही थी। रोहन के सामने अब दो सुनहरी चाबियां रखी थीं, उसके अब तक के जीवित रहने का मौन प्रमाण। लेकिन विद्रोह अभी समाप्त नहीं हुआ था। तुमने अच्छा किया है रोहन, उसने धीमे स्वर में कहा। उसका नकाबपोश चेहरा बूझ बना रहा। लेकिन अंतिम परीक्षा सबसे खतरनाक है। ध्यान से सुनो। वह आगे झुका। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली। राजस्थान के हृदय में, रेत के टीलों और भूली बिसरी सड़कों के पार, एक प्राचीन हवेली थी, जिसे भूतों का महल कहा जाता था। लेकिन यह किसी आम भूतिया जगह की तरह नहीं थी। यहां न कोई भटकती आत्मा थी, न ही रात को कोई विलाप सुनाई देता था, और न ही लकड़ी के फर्श डरावनी आवाजें निकालते थे। इसके बजाय ये हवेली याद रखती थी। विद्रोह की आवाज ने रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में प्रवेश करता, वह कभी भी वैसा नहीं लौटता जैसा वह पहले था। अर्जुन नाम का एक विद्वान, जो प्राचीन कथाओं से मोहित था, इन चेतावनियों को ठुकराते हुए इस हवेली में गया। वह तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता था और भूत प्रेत की कहानियों को मूर्खता मानता था। जब वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, तो विशाल किवाड़ अपने आप चरमराते हुए खुल गए, मानो उसे आमंत्रित कर रहे हों। अंदर की हवा धूल और इतिहास से भारी थी। झूमर मकड़ियों के जालों से ढके थे। दीवारों पर गहरी दरारें थीं, जो समय की बीती कहानियां बयां कर रही थीं। लेकिन यह हवेली वीरान नहीं थी। नहीं, यह हवेली इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने एक लालटेन जलाई और अंतहीन गलियारों में घूमने लगा। और फिर उसे कुछ अजीब मिला। एक चित्र। विद्रोह की आवाज तीखी हो गई। वह एक आदमी की पेंटिंग थी। उसके चेहरे की आकृति कुछ जानी पहचानी सी लगी, पर अर्जुन को समझ नहीं आया क्यों। जितना वह उसे देखता, उतना ही कुछ अजीब महसूस होने लगता। उसकी आंखें, वे सिर्फ रंग से बनी नहीं लग रही थीं, वे उसे देख रही थीं। अर्जुन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ता गया, और भी चित्र सामने आते गए। दीवारों पर, गलियारों में, चिमनी के ऊपर, और हर कदम के साथ उन चित्रों के चेहरे और स्पष्ट होते गए। वह चेहरा उसका अपना था। रोहन की सांसें रुकने लगी। हैरान होकर अर्जुन वापस मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह दरवाजा अब वहां नहीं था। हवेली बदल चुकी थी। खिड़कियों से अब रेगिस्तान नहीं दिख रहा था, बल्कि सिर्फ अंतहीन अंधकार था। और वे चित्र अब हर जगह थे। हर एक चित्र उसके जीवन के किसी अलग पल को दर्शा रहा था। उसका बचपन, उसका यौवन, यहां तक कि वे पल भी जो वह भूल चुका था। हवेली उसे तब से देख रही थी जब वह वहां पहुंचा भी नहीं था। घबराकर अर्जुन ने खुद को एक पुराने धूल भरे आईने में देखा, लेकिन वहां कोई प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वहां एक और चित्र था। एक अंतिम चित्र। विद्रोह की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अर्जुन का चित्र।
फ्रेम के अंदर कैद, चीखते हुए। विद्रोह चुप हो गया, जैसे यह कहानी अपने आप हवा में एक शाप की तरह गूंजने लगी हो। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा रोहन की ओर घुमाया। अब बताओ रोहन, अर्जुन के साथ वास्तव में क्या हुआ? हवेली की हवा अचानक ठंडी लगने लगी, जैसे खुद हवेली इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। दियों की लौ कांपने लगी और दीवारों पर परछायां थिरकने लगी। रोहन दो पहेलियां सुलझा चुका था, लेकिन यह कुछ अलग लग रहा था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे जवाब देना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है, अर्जुन के साथ क्या हुआ? रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली की हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी आंखें उसे देख रही हों, इंतजार कर रही हों। उसने अपने दिमाग में सारी बातें दोहराईं। वे चित्र, गायब दरवाजा, बदलता हुआ मकान और आखिरी पेंटिंग। और फिर उसे समझ आ गया। उसकी आंखें विद्रोह की तीखी नजरों से मिलीं। यह हवेली भूतिया नहीं थी। रोहन ने धीरे धीरे लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहा, यह जीवित थी। विद्रोह स्थिर रहे, पत्थर की तरह निश्चल। रोहन ने आगे कहा, यह हवेली भूतों को कैद नहीं करती थी, यह लोगों को समेट लेती थी। यह उन्हें देखती थी, उनकी कहानियां सीखती थी, उनके डर और यादों को जानती थी। और जब यह पर्याप्त जान जाती थी, यह उन्हें अपना हिस्सा बना लेती थी। यही कारण था कि पेंटिंग्स बार बार दिखाई दे रही थीं। यही वजह थी कि अर्जुन को हर जगह अपनी ही तस्वीरें दिख रही थीं। हवेली उसे अपने अंदर समा रही थी। विद्रोह के नकाब के पीछे एक हल्की झलक उभरी। यह स्वीकृति थी। रोहन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। वह आखिरी पेंटिंग जो उसने आईने में देखी थी, वह बस एक प्रतिबिंब नहीं था, वह खुद अर्जुन था। वह इस हवेली का एक हिस्सा बन चुका था, ठीक वैसे ही जैसे उससे पहले और भी लोग बन चुके थे। यह हवेली सिर्फ उन्हें याद नहीं रखती थी। कमरे में एक गहरी भारी खामोशी छा गई। यह सुनिश्चित कर देती थी कि उन्हें कोई और कभी याद न करे। विद्रोह कुछ पल तक स्थिर रहे, जैसे समय ठहर गया हो। फिर वह हल्का सा हंसे, एक गहरी रहस्यमयी हंसी जिससे हवा में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। बहुत चतुर हो रोहन। विद्रोह ने हाथ हिलाया और एक तीसरी सुनहरी चाबी मेज पर प्रकट हुई। वह प्रकाश में किसी कैद किए गए सूरज की तरह चमक रही थी। विद्रोह आगे झुके, उनकी आवाज अंधेरे में गूंजती एक रहस्यमयी फुसफुसाहट की तरह थी। तुमने तीनों पहेलियों का उत्तर दे दिया। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। रोहन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके हाथ अब भी ठंडे थे। उसकी उंगलियां चाबियों के ऊपर मंडरा रही थीं, लेकिन उसने अभी तक कोई नहीं उठाई। विद्रोह की आंखें अब भी रहस्यमयी थीं, उनकी भावनाएं नकाब के पीछे छुपी हुई थीं। फिर उन्होंने कहा, और अब तुम्हारा अंतिम निर्णय। रोहन का गला सूख गया। तीन चाबियां, तीन दरवाजे, लेकिन केवल एक ही तुम्हें वास्तव में मुक्त करेगा। हवेली के साए जैसे हिलने लगे, अंधेरे से निकली अदृश्य हथेलियों की तरह। सोच समझकर चुनो, रोहन। रोहन का चुनाव। रोहन की उंगलियां तीन सुनहरी चाबियों के ऊपर मंडराने लगीं। हल्की दिया रोशनी में वे ठंडी और चमकदार दिख रही थीं। तीन चाबियां, तीन दरवाजे, लेकिन सिर्फ एक ही था जो उसे आजादी देगा। विद्रोह चुपचाप देख रहे थे। उनका मुखौटा रहस्यमयी और भावशून्य था। हवेली का वातावरण भारी लगने लगा, जैसे घर खुद उसकी पसंद का इंतजार कर रहा हो। रोहन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह भी परीक्षा का हिस्सा था। पहेलियां ही उसकी बुद्धि की परीक्षा थीं, लेकिन यह उसके सहज ज्ञान इंस्टिंक्ट की परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। वह हर कहानी को याद करने लगा। पहली कहानी उस गांव की थी जो मौन में खो चुका था, जहां लोग फंस चुके थे क्योंकि वे खुद को पहले ही खो चुके थे। दूसरी कहानी एक शापित आईने की थी, जहां वास्तविकता एक पल में बदल सकती थी। तीसरी कहानी एक हवेली की थी जो लोगों को निगल जाती थी, उन्हें यादों में बदलकर हमेशा के लिए कैद कर लेती थी। और तभी उसे एहसास हुआ। विद्रोह ने कभी यह नहीं कहा था कि गलत दरवाजा उसे मार देगा। उन्होंने सिर्फ कहा था कि सिर्फ एक दरवाजा उसे मुक्त करेगा। तो इसका मतलब था कि बाकी दो उसे यहां हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। रोहन ने आंखें खोली। उसकी नजर तीसरी चाबी पर टिक गई। यह हवेली लोगों को इकट्ठा करती थी, उन्हें अपना हिस्सा बना लेती थी। लेकिन हर चीज का एक नियम होता है। अगर हवेली याद रख सकती थी, तो यह भूल भी सकती थी। उसने तीसरी चाबी उठाई और आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। विद्रोह की आवाज हल्की और रहस्यमयी थी। क्या तुम निश्चित हो?
रोहन ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ। दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने सिर्फ अंधकार था, असीम, अंतहीन, एक ऐसा अंधेरा जो हवेली की सीमाओं से कहीं बड़ा था। क्षण भर के लिए रोहन का दिल तेजी से धड़क उठा। क्या उसने गलत चुनाव कर लिया था? फिर उसने उसे देखा। एक हल्की सी झिलमिलाहट, जैसे रेगिस्तान में कोई मृग तृष्णा। बाहर की दुनिया का हल्का सा आभास। वापसी का रास्ता। रोहन ने कदम बढ़ाया। हवेली ने एक गहरी थरथराती हुई सांस छोड़ी, जैसे सदियों बाद कोई पुरानी आत्मा जागी हो। दीवारें कांप उठीं, हवा हल्की होने लगी, और फिर हवेली ने उसे भूल गया। रोहन लड़खड़ाया और फिर ठोस जमीन पर जा गिरा। गर्म रेगिस्तानी हवा उसके चेहरे से टकराई, सुखद, वास्तविक। उसने मुड़कर देखा। हवेली गायब हो चुकी थी। पीछे सिर्फ एक वीरान घाटी थी, जो चांदनी में नहाई हुई थी। वह मुक्त था। अंतिम अध्याय दूर, एक ऐसी जगह जो अब अस्तित्व में नहीं थी। विद्रोह जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में खड़े थे। हवेली फिर से शांत हो चुकी थी। फिर एक दीवार पर, जहां पहले कुछ नहीं था, एक नई पेंटिंग टंगी हुई थी। सोने की नक्काशीदार फ्रेम में एक आदमी का चित्र। वह दरवाजे के किनारे खड़ा था, दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ। विद्रोह हल्के से मुस्कुराए। उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। बहुत बढ़िया खेला रोहन। मोमबत्तियों की लौ कांप उठी, और हवेली ने एक बार फिर याद करना शुरू कर दिया। एक नई कहानी, और नए लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक के लिए कमेंट करें।